बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर इशरत इमरान और हम पढ़ रहे हैं कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। हम लोगों ने अपने पिछले टॉपिक्स अभी तक सेल वॉल इनहिबिटर्स और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स को वाइंड अप किया है और एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स में आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ बेसिकली द क्विनोलोन्स। ओके, इसमें हम क्विनोलोन्स, फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट और यूटीआई के जो यूरिनरी ट्रैक्ट के एंटीसेप्टिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्विनोलोन्स को या फ्लोरोक्विनोलोन्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप है जो कि बेसिकली यूज़ होता है एंटीबायोटिक्स के तौर पर, एंटीबैक्टीरियल के तौर पर डिफरेंट बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ओके, आइए देखते हैं कि ये क्या एजेंट्स हैं और किस तरह से काम करते हैं। ओके, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है क्लास, ये देखिए फ्लोरोक्विनोलोन्स की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसी क्लास है जो कि मैन मेड एंटीबायोटिक्स हैं। इनको सिंथेसाइज किया गया है और ये सिंथेटिक एजेंट्स हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स में नैलिडिक्सिक एसिड जो है ये बेसिकली एक बहुत ही इनका इम्पॉर्टेंट एजेंट है जिससे आगे फ्लोरोक्विनोलोन्स की या क्विनोलोन्स की डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो वजूद में आई। ओके, बेसिकली नैलिडिक्सिक एसिड का ही बेसिक स्ट्रक्चर है और उससे फिर मुख्तलिफ़ किस्म की फ्लोरोक्विनोलोन्स डेवलप किए गए उसके ही स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करके। तो ओवर 10,000 फ्लोरोक्विनोलोन एनालॉग हैव बीन सिंथेसाइज्ड इंक्लूडिंग सेवरल विद वाइड क्लिनिकल एप्लीकेशन। फ्लोरोक्विनोलोन्स जब बच्चों बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कवर किए गए थे तो ये देखा गया था कि इनकी बहुत ही पावरफुल एक्टिविटी थी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अगेंस्ट। और इनके स्ट्रक्चर में जब हम फर्दर मॉडिफिकेशन करते रहे तो फिर इनको ग्राम पॉजिटिव और साथ साथ एनारोब वगैरह के अगेंस्ट इनको एक्टिव किया गया। ठीक है, तो इस तरह से इसकी बहुत ही ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक जो है वो वजूद में आई और साथ साथ इनकी काइनेटिक्स इंप्रूव होती गई जो कि हम नैलिडिक्सिक एसिड के स्ट्रक्चर ही को मॉडिफाई करके बनाते चले गए। नए एजेंट आते गए, फ्लोरोक्विनोलोन यानी उनमें फ्लोरीनेटेड एटम जो है वो इन्वॉल्व हुआ, फ्लोरीन ग्रुप अटैच होता चला गया इन क्विनोलोन्स के अंदर या बेसिक नैलिडिक्सिक एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर, और इस तरह से इनकी एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम भी इन्हांस हुआ, उसकी सेफ्टी प्रोफाइल भी अच्छी हुई, एडवर्स इफ़ेक्ट भी कम हुए और साथ ही साथ बहुत ही आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिला, एफिकेसी भी इन चीज़ों से बढ़ गई। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हुआ तो इनके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से रेजिस्टेंस का मसला सबसे पहले हमारे सामने आया और इन्हीं रेजिस्टेंस की वजह से जो इनके स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस हमारे सामने आई उसकी वजह से अब इनका यूज़ काफ़ी लिमिटेड हो गया है। ठीक है, एक प्रॉब्लम तो ये आई फ्लोरोक्विनोलोन्स के हवाले से रेजिस्टेंस में। दूसरा मसला, क्योंकि फ्लोरोक्विनोलोन्स जो हैं दे आर क्लोजली टाइड टू द क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन जो कि आपको पता है कि एक बहुत ही सीरियस किस्म का इन्फेक्शन है। तो दूसरा मसला इसका लिमिटेड यूज़ का क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल के इन्फेक्शन के रीज़न की वजह से भी हमारे सामने आया। और जो हमने इससे पहले थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन में पढ़ा था कोलैटरल डैमेज, वो प्रॉब्लम इनके साथ भी एसोसिएटेड होती है। यानी कि कोलैटरल डैमेज का मतलब होता है कि फ्लोरोक्विनोलोन्स की वजह से इंडक्शन या स्प्रेड ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो रही है, एक बहुत ही ऐसी कंडीशन जो कि इंडक्शन भी करवा रही है और इस तरह से वो रेजिस्ट कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स और फर्दर हम उनका यूज़ फिर इसी वजह से लिमिट भी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इनकी क्लासिफिकेशन को देखें, हम इन एजेंट्स को सबसे पहले क्लासिफाई कर लेते हैं। ये देखिए इनकी क्लासिफिकेशन में फ्लोरोक्विनोलोन्स की अगर मैं बात करूं तो आपके पास बहुत सारे एजेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, लीवोफ्लॉक्सासिन है, मोक्सीफ्लॉक्सासिन, नैलिडिक्सिक एसिड जो कि एक्चुअली इसका मेन एक मॉलिक्यूल था, और नॉरफ्लॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन। अब अगर बच्चों आप लोग इसको देखेंगे तो ये वो एजेंट्स हैं बेसिकली जो कि आप चेक करेंगे अगर, तो ये अब जेनरेशन्स में डिवाइड कर दिए गए हैं।
यानी 4 जनरेशन्स हमने बना ली हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन, ठीक है। अब उन जनरेशन्स को इनके स्पेक्ट्रम की बेसिस पर ही क्लासिफाई किया गया है। आगे अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से इनके स्पेक्ट्रम की बेसिस पर ये 4 जनरेशन में, 4 जनरेशन में डिवाइडेड हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में हम इनहिबिटर्स ऑफ, इसको मैं क्लियर कर दूं ज़रा, इनहिबिटर्स ऑफ फोलेट सिंथेसिस पढ़ेंगे, जिसमें आपके पास मेफिनाइड, सिल्वर सल्फर डायाजीन और सल्फासेलाजीन वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा आप इनहिबिटर्स ऑफ फोलेट रिडक्टेज पढ़ेंगे, जिसमें आपके पास पायरीमेथामीन और ट्राईमेथोप्रिम है। अगेन इनका कॉम्बिनेशन है फोलेट सिंथेसिस और फोलेट रिडक्शन के इनहिबिटर्स का, जो कि को ट्राइमोक्साजोल और सल्फामिथोक्साजोल की शक्ल में आपके पास है। यूरिनरी ट्रैक के कुछ एंटीसेप्टिक्स भी हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें मीथेन, अमाइन और नाइट्रोफ्यूरेंटाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है, और जिन बच्चों के पास 7th एडिशन है उसमें एक दो एजेंट्स कुछ ज़्यादा भी डाले हुए हैं, आप उनको उससे भी याद कर लीजिए, तो वो कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। नाउ कम टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूं फ्लोरोक्विनोलोन्स के हवाले से, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग फ्लोरोक्विनोलोन को डिस्कस करें और बाद में फिर हम इन बाकी एजेंट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि फोलेट रिडक्टेज या सिंथेसिस के इनहिबिटर्स हैं, या जो यूरिनरी ट्रैक एंटीसेप्टिक्स हैं आपके पास। आज के टॉपिक में हम फोकस करेंगे फ्लोरोक्विनोलोन्स को। फ्लोरोक्विनोलोन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अगर आप देखें तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेटली, कि ये बेसिकली जो डीएनए का रेप्लिकेशन है या डीएनए के जो स्टेजेस होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के और फिर फर्दर उनसे आगे प्रोसेसिंग के, ये वो ब्लॉक करते हैं बाय ब्लॉकिंग द डीएनए एंजाइम्स, ठीक है। तो इट इज़ ऑब्वियस बच्चों कि अगर ये डीएनए है और अगर आपकी ड्रग को फॉर एग्जांपल इसके अंदर मूव करना है सेल के अंदर, ठीक है, तो सबसे पहले उसको सेल के अंदर एंटर होना होगा। इस मकसद के लिए मैंने आपको बताया था कि देयर आर पोरिन चैनल्स, और उन पोरिन चैनल्स के ज़रिए से ये फ्लोरोक्विनोलोन सबसे पहले बैक्टीरिया में एंटर होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया में एंटर होने के बाद टोपो आइसोमेरेजेस जो हैं, ये बेसिकली वो एंजाइम्स हैं जो कि बैक्टीरिया के जो डीएनए हैं, और इवन ये ह्यूमन में भी हैं, जो डीएनए हैं उनकी बेसिकली रेप्लिकेशन में और उनकी जो लाइगेशन है और रीलाइगेशन का प्रोसेस होता है, ये उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अगर मैं फ्लोरोक्विनोलोन्स की बात कर रही हूँ तो आपको टोपो आइसोमेरेज 2 की मैं बात कर रही हूँ, और टोपो आइसोमेरेज आपको पता है कि टोपो आइसोमेरेज 1 भी है, टोपो आइसोमेरेज 2 भी है, और टोपो आइसोमेरेज 2 जो हैं, यानी ये वाले जो 2 हैं, इसमें एक टोपो आइसोमेरेज 2 है और एक टोपो आइसोमेरेज 4 हैं, जो कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टोपो आइसोमेरेज 2 जो है उसको हम डीएनए गायरेज भी कहते हैं, टोपो आइसोमेरेज 2 को, ठीक है। तो टोपो आइसोमेरेज 2 इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीएनए गायरेज, और टोपो आइसोमेरेज 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आई टेल यू कि इनके क्या क्या रोल हैं। ओके, तो क्लास में आप लोगों को ये बता रही थी कि दो तरह के टोपो आइसोमेरेजेस 2 हैं, टोपो आइसोमेरेज 2 और टोपो आइसोमेरेज 4। टोपो आइसोमेरेज 2 को, टोपो आइसोमेरेज 2 को डीएनए गायरेज भी कहते हैं। अच्छा, अब देखो टोपो आइसोमेरेज 2 जो है, ये बेसिकली जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड होता है, ये उसके अंदर डबल ब्रेक करवाता है, ठीक है। और इस तरह से जो सुपर क्वाइलिंग का प्रोसेस होता है डीएनए के दौरान, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टोपो आइसोमेरेज 4 जो है, वो बेसिकली जो दो डॉटर सेल बनते हैं ड्यूरिंग डिवीजन और रेप्लिकेशन, ये उनकी सेपरेशन करवाने में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अच्छा, ख़ास बात यह है कि बैक्टीरिया के अंदर जो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि पी एरोजिनोजा है, वहाँ पर डीएनए गायरेज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पर टोपो आइसोमेरेज 4 फॉर एग्जांपल, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन इस कैटेगरी में आती है, वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं,
ठीक है। अच्छा, अब तुम लोगों को थोड़ा सा ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से ये जो डीएनए की सुपर कोइलिंग वगैरह होती है और ये टोपोआइसोमेरेजेस जो हैं ये वहाँ पर अपना क्या रोल प्ले करते हैं। जब ये समझ आ जाएगा देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि फ्लोरोक्विनोलोन किस स्टेप को जाकर ब्लॉक करके किस तरीके से काम करते हैं। ओके। ओके, ये देखो बच्चों, पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि टोपो आइसोमेरेज वन जो है, यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट कर लूँ, ये टोपो आइसोमेरेज वन है। ठीक है। टोपो आइसोमेरेज वन जो है ये बेसिकली सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में ब्रेक पैदा करता है। ठीक है। यानी ये देखें आप, ये इस वक्त ये डबल हेलाइकल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ठीक है। अब ये जो आपका है एंजाइम, ये टोपो आइसोमेरेज वन है। मैं अभी वन की बात कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। हालांकि टोपो आइसोमेरेज वन के ऊपर फ्लोरोक्विनोलोन्स का कोई एक्शन नहीं है, लेकिन टोपो आइसोमेरेज वन, ये जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रैंड में ब्रेक पैदा करता है। ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आएगा यहाँ। ठीक है। अगर मैं कोई स्पेसिफिक कलर ले लूँ, ठीक है, और ये देखिए, अब मैं दोबारा से बताती हूँ। ये देखें आप, इस वाले स्ट्रैंड को देखें जो रेड कलर में जा रहा है, इस जगह पर देखें, ये इन्होंने यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो किडनी की शक्ल का है, ये टोपोआइसोमेरेज वन एंजाइम है। ठीक है। इस एंजाइम ने ये सिंगल स्ट्रैंड के अंदर, आप यहाँ देखें और यहाँ देखें, ब्रेक कर दिया और ये उसके अंदर से फिर रोटेट होकर वापस यहाँ पर आपस में अटैच हो जाता है, लाइगेशन हो जाती है। इस स्टेज पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली जो टोपो आइसोमेरेज वन है, देखो सुपर क्वाइलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डीएनए में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके ज़रिए, क्योंकि यू नो कि डीएनए का स्ट्रक्चर इतना लंबा है, अगर आप उसको लेंथ में देखें डीएनए को, तो वो इतना ज़्यादा लेंदी है बच्चों, इतना ज़्यादा लेंदी है कि जो सेल का स्ट्रक्चर है वो उसमें कभी भी कवर अप नहीं हो सकता। तो ये एक नेचुरल हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज़्म है, अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि डीएनए आपस में सुपर क्वाइल होता रहता है, और उस यानी आपस में क्वाइल होता रहता है, और इस तरह से वो कम स्पेस घेरता है और आपके न्यूक्लियस के अंदर वो ऑक्यूपाई हो जाता है। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर कि जो टोपो आइसोमेरेज टू है, ये तो इसी को ही आप इस डायग्राम से भी देख लें कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये देखिए, ये एक स्ट्रैंड के अंदर ब्रेक पैदा हुई है। जब ये ब्रेक पैदा होती है तो फिर ये बहुत आसानी से इस तरीके से, ये जो एरो भी लगा हुआ है, रोटेट कर जाता है, और हम कहते हैं कि ये जो कंटिन्यूअसली यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ से इस सुपर कॉइलिंग की इस जगह पर रिलैक्सेशन होती है। ठीक है। और ये फिर यहाँ पर दोबारा अटैच हो जाता है इस स्टेज के ऊपर जाकर। एक मिनट, ये देखिए, यहाँ पर ये दोबारा अटैच हो जाता है, जिसको हम रीलाइगेशन कहते हैं। ठीक है। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंड का ब्रेक होता है, ये टोपो आइसोमरेज वन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जब ये सुपर क्वाइलिंग हो रही होती है और दोनों डीएनए के स्ट्रैंड में, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा एक ट्विस्टिंग आती रहती है, तो टोपो आइसोमरेज टू जो है आपके पास, जिसको डीएनए गायरेज भी कहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होता है दोनों स्ट्रैंड में ब्रेक पैदा करने के लिए। ठीक है। और इस तरीके से फिर ये बहुत आसानी से एक दूसरे में से रोटेट हो जाते हैं, ट्विस्ट कर जाते हैं, और रोटेशन करके ये आपस में अटैच हो जाते हैं। ठीक है। जबकि टोपो आइसोमेरेज फोर क्या करता है, टोपो आइसोमेरेज फोर जो नए दो डॉटर सेल बनते हैं उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। अब आप यहाँ टोपो आइसोमेरेज टू के एक्शंस को देख सकते हैं। इस फिगर में बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। ये जो रेड कलर का है ये डीएनए डबल हेलिक्स वन है, और ये जो येलो कलर का है ये डीएनए डबल हेलिक्स टू है। ये जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं ये टोपो आइसोमेरेज टू एंजाइम के स्ट्रक्चर हैं। आप यहाँ पर देखें कि डीएनए का जो हेलिक्स वन है वो, और डीएनए का जो हेलिक्स टू है, इस जगह पर आप देखें जो येलो कलर का है, ये वाला डीएनए हेलिक्स टू जो है, इसमें यहाँ पर ब्रेक पैदा हो गई है नीचे।
जिसकी वजह से ये जो डीएनए का हेलिक्स 1 है, ये रेड कलर का, ये इसमें से आसानी से गुजर गया है और नीचे रिलीज हो गया है। ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं कि ये रेड कलर का जो हेलिक्स यहाँ था आपके पास, अब ये यहाँ आ गया नीचे। मैं ड्राइंग क्लियर कर रही हूँ, अब आप इसको दोबारा से समझो कि देखो ये जो ग्रीन और ब्लू कलर में है, ये बेसिकली आपका टोपोआइसोमरेज 2 है। ये एक रेड कलर का है डीएनए हेलिक्स 1, एक ये येलो कलर का डीएनए हेलिक्स 2। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है। अब आप देखें कि इस 2 में यहाँ ब्रेक हुआ है और ब्रेक की वजह से जो 1 था आपका ये रेड कलर वाला, ये अब यहाँ से गुजर कर नीचे आ गया है। ये देखें, ये पास आउट होकर नीचे आ गया है। ये देखिए, ये रेड वाला। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यहाँ पर था। तो ये टोपो आइसोमेरेज के रोल हैं और इनकी वजह से जो डीएनए के अंदर एक सुपर कोइलिंग का प्रोसेस होता है और फिर फर्दर आगे ट्रांसक्रिप्शन और दो डॉटर सेल्स बनने का अमल होता है, वो बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, डेफिनेटली अब आपके जो फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं वो बेसिकली इन टोपो आइसोमरेज 2 को, यानी डीएनए गायरेज को, या टोपो आइसोमरेज 4 को, मैंने बताया कि उसको ये ब्लॉक कर देते हैं, टोपो आइसोमरेज 4 को। जब ये एंजाइम यहाँ पर ब्लॉक हो जाएंगे तो देखें ये जो डीएनए के अंदर एक ब्रेकेज हो रही होती है, जिससे सुपर कोइलिंग के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, कहीं वो रिलैक्स हो रहे होते हैं, उनको वो प्रोसेसेस प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकेंगे। बच्चों, जो मैं समझाना चाह रही हूँ तुम लोगों को समझ आ रहा है? कि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब ये एंजाइम ही ब्लॉक हो जाएगा, मैं सारी ड्राइंग्स को क्लियर करती हूँ। ये देखें, जब ये टोपो आइसोमरेजेस ब्लॉक हो जाएंगे तो ये जो सारे प्रोसेसेस हमने पढ़े हैं, क्लीवेबल कॉम्प्लेक्स वगैरह नहीं बनेगा, जिसकी वजह से डीएनए के अंदर एक्सेसिव सुपर कोइलिंग होती रहेगी और बहुत ही गलत तरीके की होगी, और वो एक प्रॉपर डॉटर सेल्स नहीं बन सकेंगे या रेप्लिकेशन प्रॉपर डीएनए की नहीं हो सकेगी। एक एक्सेसिव ट्विस्टिंग वहाँ पर होती रहेगी। ठीक है, अब जब ये आपको समझ आ गया, अब हम बैक चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब आपको मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ आएगा। ओके ओके जी, अब हम यहाँ वापस आ चुके हैं। लिपिनकॉट है मेरे पास और ये सब हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम एंटी बैक्टीरियल या एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम देखते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स जो हैं ये पर्टिकुलरली बैक्टीरिसाइडल हैं और जाहिर है कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग करते हैं और इनकी एक्टिविटी जो है वो एक 30 फोल्ड द MIC ऑफ द बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा जी, जनरली मैंने आपको बताया था कि जो फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं ये इफ़ेक्टिव हैं अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स के, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनिशियली ये जब डिवाइस किए गए थे, सिंथेसाइज किए गए थे, तो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट बहुत इफ़ेक्टिव थे। ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी इफ़ेक्टिव हैं और कुछ माइकोबैक्टीरिया हैं उनके अगेंस्ट भी ये इफ़ेक्टिव हैं। ठीक है, और अब इनको जेनरेशन की बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन इतनी इफेक्टिव स्पेक्ट्रम नहीं रखती, सेकंड जनरेशन ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट ज़्यादा अच्छा स्पेक्ट्रम रखती है, थर्ड जनरेशन ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव को भी प्रोनाउंस रखती है अपने अंदर, और फिर फोर्थ जनरेशन का कुछ अदर बैक्टीरिया भी उनके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग इसका पढ़ लीजिए, और यही मैंने जो जेनरेशन्स वाली बात की है वो आपको बता दिया है, क्योंकि जो फर्स्ट जेनरेशन है वो नॉन फ्लोरिनेटेड क्विनोलोन्स हैं, उनमें फ्लोरीन एटम अटैच्ड नहीं है, जो कि बेसिकली नैलीडिक्सिक एसिड का स्ट्रक्चर है, उसको आप फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, वो नैरो स्पेक्ट्रम है। सिप्रो और नॉरफ्लॉक्सासिन फिर सेकंड जनरेशन में आ जाते हैं, इनकी एक्टिविटी ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट ज़्यादा अच्छी है और एटिपिकल के अगेंस्ट भी अच्छी है। फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन आपके पास आ जाती है जिसकी एक्टिविटी और ज़्यादा अच्छी है, जिसमें आपके पास लिवो आ जाती है। और फिर फोर्थ जनरेशन जैसे मॉक्सीफ्लॉक्सासिन वगैरह जो हैं, इनकी फिर एनारोब और ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी एक्टिविटी आ जाती है। ठीक है, कुछ ये इंडिविजुअल एजेंट्स हैं बेटा, जैसा कि नॉरफ्लॉक्सासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन बहुत कॉमन है और आपको पता है कि अब हम बहुत सारे एजेंट्स में अक्सर ट्रेवलर्स डायरिया में इसको देते हैं। ठीक है, सॉरी बेटा, ट्रेवलर्स डायरिया जो है उसमें ये पर्टिकुलरली यूज़ होती है, जो कि इकोलाई की वजह से होता है। तो ये बहुत कॉमन, आप देखें कि सिप्रो तो बहुत यूज़ हो रही है और अब लीवोफ्लॉक्सासिन भी बहुत यूज़ हो रही है। ठीक है,
लीवोफ्लॉक्सासिन एल आइसोमर है ओफ्लॉक्सासिन का, जिसने अब ओफ्लॉक्सासिन को रिप्लेस कर दिया है, और इसके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी की वजह से इसको वाइड वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन में हम यूज़ करते हैं, जैसा कि स्किन इन्फेक्शन है, नोजोकोमियल इन्फेक्शंस हैं, ठीक है। तो ये सब आप इसके पढ़ लें, और आपको पता होगा कि लीवो की वंस डेली डोज दी जाती है, 100% बायोअवेलेबिलिटी है। मॉक्सी को आप देख लीजिए, मॉक्सी 4th जनरेशन में आती है, एनहांस टेस्ट की एक्टिविटी ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट, और किन किन स्पेक्ट्रम में आप इनको यूज़ करते हैं वहाँ आप इसको देख लीजिए, डिफरेंट यूटीआईज के अगेंस्ट, ठीक है। यहाँ पर ये एक फिगर है जिसमें आप इसकी थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस देख सकते हैं। इनमें आप यहाँ पर देखिए कि एंथ्रैक्स में, यूटीआईज में, एनारोबिक इन्फेक्शंस में, और इस तरफ अगर आप देखें तो जो रेजिस्टेंट रेस्पायरेटरी इन्फेक्शंस हैं वहाँ पर लीवो है, सिप्रो है, ये सब यूज़ होती हैं। रेस्पायरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स के तौर पर लीवो और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन को हम यूज़ करते हैं। और जीआईटी के जो इन्फेक्शंस हैं उनमें भी अक्सर, जैसा कि अभी मैंने डायरिया की बात की थी, ट्रैवलर डायरिया की, वहाँ से प्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस किस तरह से आ सकती है फ्लोरोक्विनोलोन्स में, इनके पैटर्न हम डिस्कस कर चुके हैं। अगेन वही मसला है कि टारगेट अल्टर हो जाए, यानी जो बैक्टीरिया के जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है बैक्टीरिया के जीन्स में वो हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप देखें कि जो गायरेज का GRA या पारसी जो एक जीन्स है वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। टोपोआइसोमरेज 4 हो या DNA गायरेज हो, यानी टोपोआइसोमरेज 2, वो म्यूटेशंस में जा सकते हैं। सेकेंड मैकेनिज्म होगी एक्यूमुलेशन डिक्रीज़ हो सकती है, उसमें आपको पता है कि पोरिन चैनल्स जो हैं वहाँ पर कंसंट्रेशन वहाँ से कम जा सकती है, फ्लक्स पंप हो सकते हैं जिसकी वजह से ड्रग को बाहर धक्का दे दिया जाता है, और इस तरह से जो इनकी रेजिस्टेंस के पैटर्न हैं वो हमारे सामने आते हैं। अगर आप 7th एडिशन को देखेंगे तो उसमें एक आध कोई और मैकेनिज्म भी डाला हुआ है, तो डोंट कंफ्यूज, वो वही चीज़ है। काइनेटिक्स आपको जनरली इस पिक्चर से मिल सकती है कि हाँ आप इनको IV देते हैं, मेटाबोलाइट यूरिन में अपीयर होते हैं, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये सब आप पढ़ लें, इसमें कुछ ऐसी समझाने वाली बात नहीं है। एडवर्स इफ़ेक्ट्स में जनरली तो ये टॉलरेटेड होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं उनमें नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, डिजीनेस, ठीक है, ये सब कॉमन है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी और ग्लूकोज डिसरेगुलेशन जो कि हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपर भी हो सकता है, वो अक्सर नोट किए गए हैं। फोटोटॉक्सिसिटी इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए सन लाइट से एक्सपोजर को बचाना चाहिए। इसके अलावा आर्थ्रोपैथी जो कि आर्टिकुलर कार्टिलेज इरोजन होती है वो भी ऑब्जर्व की गई है कुछ इमेच्योर एनिमल्स के अंदर, और शुड बी अवॉइडेड दीज एजेंट्स इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, ठीक है। तो केयरफुली मॉनिटरिंग करते हैं। बाकी QTC इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अगर QTC इंटरवल को प्रोलॉन्ग करें तो फिर आप एरिथमियाज में और इन चीज़ों से अवॉइड करेंगे इनको, ठीक है। और ड्रग का मेटाबॉलिज्म में ये इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि अगेन ये साइटोक्रोम P450 एंजाइम को बेसिकली ब्लॉक कर देते हैं, और जब ये उसको ब्लॉक करते हैं तो फिर उसकी वजह से वो बहुत सारी ड्रग्स जो कि उस एंजाइम्स के ज़रिए से मेटाबोलाइज हो रही होती हैं वहाँ पर ये प्रॉब्लम कर सकते हैं, जैसे कि वारफ्रिन है या फिर ये कैफीन है, साइक्लोस्पोरिन है, उनके लेवल्स को ये बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसको आप ज़रूर गो थ्रू कर लें। बाकी हम फोलेट एंटागोनिस्ट को इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी डाइट्री कैल्शियम का इफ़ेक्ट दिया गया है इस फिगर में सिप्रोफ्लॉक्सासिन के ऊपर। वाटर, मिल्क और योगर्ट से क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन को इस फिगर में बिल्कुल क्लियर है। तो रेड कलर का जो योगर्ट है वहाँ पर आप देखें कि उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी कम जा रही है, वरना अगर वाटर है तो ब्लैक कलर की लाइन में आप देखें कि कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, ओके। So this was all about the important aspect of the fluoroquinolone. Dear students, take care and Allah Hafiz.